आपके पास फ्लैश लाइट है, उसके ऊपर आप मॉडिफायर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसकी आउटपुट को ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब आपने कहा कि आप प्रोडक्ट शूट करते हैं, सो प्रोडक्ट शूट के लिए आपको कौन सी लाइट लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको फैशन फोटोग्राफर हो या आप किसी भी तरीके के फोटोग्राफर बनना चाहते हो, इमेज एडिटिंग आना आपके लिए कंपलसरी है। अब जहां तक बात है फ्लैश यूज करने की, तो ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए आपको फ्लैश की जगह स्टूडियो स्ट्रोब्स यूज करनी चाहिए क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है विपिन गौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके उन सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आज टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे लेंगे पहला सवाल। पहला सवाल हमसे पूछा है शिवेन ने और ये कहते हैं कि फ्लैश और स्टूडियो लाइट्स में क्या फ़र्क होता है, मैं प्रोडक्ट शूट करता हूं, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि फ्लैश और स्टूडियो लाइट्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, उसकी पावर आउटपुट। फ्लैश बहुत छोटे साइज में होती है। फ्लैश का मतलब ये कि जो कि आप ऑन कैमरा यूज़ करते हो। हालांकि ऑन कैमरा फ्लैशेस यूज़ नहीं करनी चाहिए, उनको सेपरेटली ऑफ कैमरा यूज़ करना चाहिए। लेकिन फ्लैश लाइट होती है जो कि छोटी सी आती है, जिसको आप ऑन कैमरा पे लगाते हो, जिनको स्पीड लाइट्स भी कहा जाता है। स्टूडियो लाइट्स वो होती हैं, स्टूडियो स्ट्रोब्स वो होती हैं जो कि मोनो हेड्स होते हैं, बल्कि होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, जिनके अंदर आपको पावर लगानी पड़ती है। उसको आप एक हैवी स्टैंड पे यूज करते हो और तब उसके अंदर से एक बहुत ही मैसिव, एक पावरफुल फ्लैश आउट होती है। सो अब दोनों में और क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि एक के ऊपर जो मॉडिफायर है, यानी कि जो स्पीड लाइट है, उसके ऊपर जो मॉडिफायर हैं, जो सॉफ्ट बॉक्सेस हैं, उनका सिलेक्शन बहुत ही लिमिटेड होता है। आप सॉफ्ट बॉक्स सिर्फ एक दो तरीके के आते हैं जो यूज कर सकते हो। आप अम्ब्रेला यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी लिमिटेशन हो जाती है। वहीं आप स्टूडियो स्ट्रोब के ऊपर किसी भी तरीके के सॉफ्ट बॉक्सेस को यूज कर सकते हो। आप बड़े साइजेस के ऑक्टा यूज कर सकते हो, आप 7 फीट तक के मॉडिफायर्स उसके ऊपर यूज कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। पहले इन दोनों लाइट्स के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता था कि जो फ्लैश लाइट्स हैं, जो ऑन कैमरा फ्लैश लाइट्स हैं, वो बैटरी ऑपरेटेड होती थी। उसके अंदर आप बैटरी डालो और उसको कहीं पर भी यूज कर लो। और जो स्टूडियो स्ट्रोब्स होते थे, उनको आपको एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती थी, यानी कि आउटडोर में उसको यूज करने के लिए आपको या तो जनरेटर चाहिए या कोई बड़ा बैटरी पैक चाहिए होता था। अब वो डिफरेंस भी खत्म हो गया है क्योंकि आज की डेट के अंदर जो स्टूडियो स्ट्रोब्स हैं वो भी बैटरी ऑपरेटेड आती हैं। सो अब एक जो मेजर डिफरेंस रह गया है, वो डिफरेंस ये है कि यूज ऑफ मॉडिफायर्स, यानी कि जो आपके पास फ्लैश लाइट है उसके ऊपर आप मॉडिफायर ज्यादा यूज नहीं कर सकते, उसकी आउटपुट को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। वहीं जो स्टूडियो स्ट्रोब्स हैं, उनकी लाइट को, उनकी पावर को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब आपने कहा कि आप प्रोडक्ट शूट करते हैं, सो प्रोडक्ट शूट के लिए आपको कौन सी लाइट लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको स्टूडियो स्ट्रोब की तरफ जाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट शूट करते टाइम आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफायर्स यूज करने की जरूरत पड़ती है। आपको जरूरत पड़ेगी बटर पेपर यूज करने की, आपको जरूरत पड़ेगी 1x1 के सॉफ्ट बॉक्स को यूज करने की, आपको जरूरत पड़ सकती है स्ट्रिप सॉफ्ट बॉक्स यूज करने की। सो आप किसी एक तरीके के मॉडिफायर के ऊपर स्टिक ऑन होकर के नहीं रह सकते, आपको मॉडिफायर्स बदलने पड़ेंगे। आपको पावर आउटपुट की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप प्रोडक्ट शूट करते हैं तो आप प्रोडक्ट शूट करोगे F11 पर, F16 के ऊपर। ISO आपको कम रखना है, शटर स्पीड आपकी होगी 1/200 के ऊपर, तो आपको फ्लैश की जो पावर है वो ज्यादा चाहिए। सो बहुत ही क्लियर है कि आपको हर सिचुएशन में स्टूडियो स्ट्रोब यूज करनी चाहिए, एक्सेप्ट कि आप कोई इवेंट शूट कर रहे हो। ऐसी जगह पर जहां पर कि आपको ऑन कैमरा फ्लैश यूज करनी है, वहीं पर ही आपको स्पीड लाइट्स यूज करनी चाहिए। अदरवाइज हर जगह आपको स्टूडियो स्ट्रोब्स यूज करनी चाहिए क्योंकि ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा आपके पास मॉडिफायर यूज करने के ऑप्शंस हैं। करेक्ट? तो अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है बनी बॉय ने और ये कह रहे हैं, मैं एक फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, मेरे लिए इमेज एडिटिंग सीखना कितना जरूरी है? फैशन फोटोग्राफर हो या आप किसी भी तरीके के फोटोग्राफर बनना चाहते हो, इमेज एडिटिंग आना आपके लिए कंपलसरी है। हर फोटोग्राफर को अपनी इमेजेस को प्रोसेस करना पड़ता है।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक फोटोग्राफर को हमेशा रॉ के अंदर अपनी इमेज को शूट करना चाहिए, अपने पिक्चर को शूट करना चाहिए और उसके बाद उसको प्रोसेस करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उसको एडिट करना चाहिए। पर अगर आप स्पेसिफिकली फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या मैं ये कहूँ कि कमर्शियल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एडिटिंग सीखना, रीटचिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपकी इमेज को बेस्ट दिखाना है। फैशन फोटोग्राफी के अंदर, कमर्शियल फोटोग्राफी में, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के अंदर हमारा काम होता है इमेज को बेस्ट दिखाना। फिर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको इमेज मैनिपुलेट करनी पड़ती है तो भी आपको करनी चाहिए, आपको स्किन सॉफ्टनिंग करनी पड़ती है तो आपको स्किन सॉफ्टनिंग करनी चाहिए। पर यह ध्यान रहे कि जो भी कमर्शियल फोटोग्राफी में आप चीजें यूज करते हैं ना, जितने भी एडिटिंग करते हैं, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इमेज को पूरी तरीके से प्लास्टिक कर दिया। जैसे वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर मैंने देखा है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स इतना ज्यादा रीटच कर देते हैं कि स्किन के पोर्स दिखने ही बंद हो जाते हैं, वो सिर्फ प्लास्टिक की इमेज लगने लग जाती है। ये काम आप फैशन फोटोग्राफी में नहीं कर सकते, ये काम आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी इमेज है उसको एडिट आपको इस लेवल पे करना है कि वो एडिटेड ना लगे। इसका मतलब ये कि आपको एडिटिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक फैशन फोटोग्राफर या एक कमर्शियल फोटोग्राफर एक तरफ लाइटिंग में एक्सपर्ट होता है, फोटोग्राफी में एक्सपर्ट होता है, और दूसरी तरफ वो एडिटिंग में एक्सपर्ट होता है। अब बहुत सारे फोटोग्राफर जो कमर्शियल फोटोग्राफर्स हैं, वो अपनी इमेज खुद एडिट नहीं करते। दैट्स ओके, जब आपके पास काम बढ़ता है तो आपको आपकी इमेज एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप प्रोफेशनल्स को दे देते हैं। लेकिन अगर अपनी सारी इमेजेस को आप प्रोफेशनल्स को देंगे तो आपको वहां पे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास पैसे नहीं होंगे रीटचिंग के लिए पे करने के लिए। और एक और बात, आप अपनी इमेज जब किसी और से रीटच कराते हैं तो भी अगर आपको पता है कि आपकी इमेज किस तरीके से रीटच होगी, तो आपका जो रीटचर है, जो आपका एडिटर है, वो आपको कहीं बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफी के साथ साथ इमेज रीटचिंग सीखनी चाहिए। और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इमेज रीटचिंग के ऊपर, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैं लाइव रीटचिंग करता हूँ। लाइव रीटचिंग का मतलब ये कि मैं रीटच करता हूँ, उसके अंदर आपको वो फास्ट फॉरवर्ड में मिलेगा, आप उसको स्लो करके देख सकते हैं। वो ट्यूटोरियल नहीं है, पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप मुझसे रीटचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, यानी कि आप मेरे साथ फेस टू फेस बैठ करके इमेज रीटचिंग सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि एक कमर्शियल फोटोग्राफर किस तरीके से एक रॉ फाइल को प्रोसेस करके, उसको एडिट करके एक बहुत ही कमर्शियल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। राइट, चलो अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे से पूछा है मुश्ताक ने। मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूं, मेरे पास निकॉन Z5 है, 2470 f4 लेंस के साथ मैं ई कॉमर्स फोटोग्राफी करना चाहता हूं। ऑफ सीजन में क्या मुझे कोई और लेंस लेना चाहिए और क्या मैं फ्लैश से ई कॉमर्स शूट कर सकता हूं? ओके मुश्ताक, आपके पास में निकॉन का Z5 है, 2470 f4 लेंस है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आपके पास इक्विपमेंट है। आप आराम से इस इक्विपमेंट को यूज करके ई कॉमर्स फोटोग्राफी कर सकते हो। पर यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि 70 mm की फोकल रेंज से आप नीचे नहीं जा सकते। आपको अगर फुल लेंथ शॉट्स चाहिए, आपको एक मॉडल का फुल लेंथ शॉट निकालना है जिसने कुछ गारमेंट्स पहने हुए हैं, तो आपको 70 की फोकल रेंज के ऊपर उसको शूट करना पड़ेगा। 70 से नीचे अगर आप जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड छोटा पड़ने लगेगा आपको और आपकी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो 70 पर रह करके आप यूज कर सकते हैं। जब आपका काम चल जाए तब आप अपने लेंस को अपग्रेड कर लेना, 105 mm ले लेना, तो थोड़ा सा आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। और 105 mm जब आप लोगे तो आपको मैक्रो शूट करने में भी आसानी हो जाएगी, यानी कि आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी ई कॉमर्स के लिए कर सकते हो। अब जहां तक बात है फ्लैश यूज करने की, ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए आपको फ्लैश की जगह स्टूडियो स्ट्रोब्स यूज करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडियो स्ट्रोब्स के अंदर ज्यादा पावर होती है। जब आप ई कॉमर्स फोटोग्राफी करते हैं, खास तौर पे जब आप मॉडल के साथ शूट कर रहे हैं, तो आपका जो अपर्चर होता है वो होता है f8 से f11 के बीच में। आपकी जो शटर स्पीड होती है वो होती है 1/200 या 1/160। आपका जो ISO होना चाहिए वो होना चाहिए बिल्कुल बेस ISO, यानी कि 100। ऐसे में आपको लाइट ज्यादा पावरफुल चाहिए, तो कम से कम आपके पास में 400 वॉट की लाइट होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आपके पास में 4 लाइटें होनी चाहिए। एक की लाइट होनी चाहिए, एक फिल लाइट होनी चाहिए और 2 लाइटें आपके बैकड्रॉप के ऊपर होनी चाहिए।
मेरा एक ई-कॉमर्स फोटोग्राफी के ऊपर वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, उसको जाके आप चेक कर लेना। आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएँगी। सो आपके पास जो कैमरा है, आपके पास जो लेंस है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 4 स्टूडियो स्ट्रोब्स होनी चाहिए, उनके साथ अच्छे मॉडिफायर्स होने चाहिए और आप आराम से ई-कॉमर्स फोटोग्राफी कर सकते हो। और आपने कहा ऑफ सीज़न में, तो यार ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ई-कॉमर्स फोटोग्राफी से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या वेडिंग फोटोग्राफी से। जो भी आप करना चाहो, चॉइस आपकी है। और अगला सवाल पूछा है शैलेंद्र रावत ने, और ये कहते हैं Z6 II से रील स्लो मोशन में कैसे बनाएं। बहुत सिंपल सी चीज है शैलेंद्र, आपको सिर्फ ये समझना है कि आप किसी भी फुटेज को स्लो मोशन कैसे करते हो। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप वीडियो एडिट करते हो, उसकी जो टाइमलाइन है वो 24 FPS के ऊपर आपको बनानी है, और जो आपकी फुटेज है वो फुटेज शूट होनी चाहिए 60 FPS के ऊपर या 120 FPS के ऊपर। जितने ज्यादा FPS के ऊपर आप उसको शूट करोगे, उतना ही स्लोमो आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उस फुटेज को कर सकते हो। तो Z6 II की अगर हम बात करें तो Z6 II के अंदर 1080 आपको 120p मिल जाता है, यानी कि 120 FPS के ऊपर शूट कर सकते हो आप। तो Z6 II के अंदर 120 FPS के ऊपर आप शूट करो, उसके बाद उसको टाइमलाइन के ऊपर आप उतारो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, और टाइमलाइन आपको रखनी है 24। तो आप उसको कितने गुना कर सकते हैं? 24, 5, 10। तो आप उसको 5 टाइम्स लगभग स्लो कर सकते हो। मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेना, मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, ओके। पर 120 FPS के ऊपर शूट करके आप उसको जब 24 की टाइमलाइन के ऊपर उतारोगे, तो वहां पर आपकी फुटेज ऑटोमेटिकली स्लोमो के अंदर आ जाएगी। तो एक बेसिक सी चीज ये है कि आप किसी भी कैमरा में शूट करो, आपने ज्यादा FPS पे शूट करना है और उसके बाद कम FPS की टाइमलाइन के ऊपर उसको प्ले करना है, और आपकी इमेज आपको स्लोमो में दिखाई देगी। अगर आपका कैमरा 4K 60p यूज करता है तो 60p उतनी ज्यादा स्लो नहीं होगी, लेकिन उसको भी स्लो किया जा सकता है। 120 ज्यादा बेटर स्लोमो दिखाएगा, सो 120 के ऊपर आप स्लोमो करते हो तो बेस्ट है, राइट। तो अब लेते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल पूछा है हमारे से तुषार ने, सर एक सिनेमैटिक वीडियो में एंगल कैसा होना चाहिए, उस वीडियो को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सिनेमैटिक वीडियो के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो किया हुआ है कि सिनेमैटिक वीडियो क्या होता है, उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं, उसको चेक जरूर करना, ताकि आपको सिनेमैटिक वीडियो के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है वो आपको क्लियर हो जाए। जहां तक बात है एंगल्स की, सो किसी भी तरीके के वीडियो के अंदर, किसी भी तरीके के स्टोरी टेलिंग के अंदर आपको कुछ एंगल्स यूज करने होते हैं। जैसे कि आपको एक सीन एस्टेब्लिश करने के लिए एक वाइड एंगल चाहिए, उसके बाद आपको मिड एंगल चाहिए, उसके बाद आपको डिटेल्स शो करने के लिए, एक्सप्रेशन शो करने के लिए आपको टेली शॉट चाहिए, यानी कि क्लोजअप चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट मोशंस आप यहाँ पे दिखा सकते हो, इमोशन जनरेट कर सकते हो कि आप टॉप एंगल से शूट कर सकते हो, आप लो एंगल से शूट कर सकते हो, आप डॉली शॉट लगा सकते हो। सो बहुत सारे शॉट्स हैं जिनको कि स्टोरी टेलिंग के लिए यूज किया जाता है। बेस्ट तरीका बताऊं, सिंपल सा तरीका बताता हूं। एक मूवी देखने के लिए बैठ जाओ, उस मूवी के अंदर आप ध्यान से देखोगे कैमरा किस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आपको दिखाई देगा एक वाइड एंगल शॉट है, उसके बाद में मिड शॉट आता है, उसके बाद एक क्लोजअप शॉट आता है। और सही तरीके से सीखने के लिए उस मूवी की साउंड को कर दो बंद। जैसे ही आप साउंड को बंद करोगे, आपको वहां पर हर सीन बहुत क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको डिफरेंट एंगल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सो एंगल्स की जहां तक बात है वो आप आराम से ऐसे सीख सकते हो, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सिनेमैटिक वीडियो के लिए चाहिए, तो लिंक नीचे डाल दिया, उसको चेक कर लेना। सो आज मेरे को बस इतने से सवाल लेने थे। अगले प्रोग्राम के अंदर फिर दोबारा से मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो मेरे भाई।